हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स का यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 17 और अध्याय के नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है। साथ ही इस क्लास का लेसन 1 से लेकर लेसन 16 तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां से उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता यानी बंधन CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। अब देखिए, जो CO2 है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा इसका परिवहन होता है। कितना होता है, तो लगभग 20 से 25% क्या होता है, CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा होता है। और यह बंधा होता है किससे, CO2 से। किस आधार पर, तो आंशिक दाब के आधार पर। आंशिक दाब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। O2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। ऊतकों में उच्च CO2 और निम्न O2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बनना होता है, जबकि कूपिका में CO2 निम्न और O2 उच्च होता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है। देखिए, इस चीज को समझिए। क्या है, ऊतक में CO2 ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे कि ऊतकों में CO2 क्या होता है, ज्यादा होता है। CO2 क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ऊतक की कोशिकाओं में, ऊतक में जो ऑक्सीजन गैस रहता है उसका उपयोग हो चुका रहता है। कोशिकाएं उसको यूज करके उसमें से CO2 बना चुकी होती है, इसलिए ऊतक में CO2 अधिक होता है। और क्या होता है, O2 की जो अवस्था होती है वह कम होती, ठीक है। तो क्या होता है, CO2 ज्यादा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में ज्यादा होता है, इसलिए वह हीमोग्लोबिन से बंध जाता है, ठीक है। दूसरा फिर समझना है, और जहाँ कूपिका होती है, कूपिका में क्या होता है, CO2 निम्न होता है और ऑक्सीजन उच्च होता है। इसलिए क्या होता है कि CO2 वहां पे आकर के छोड़ देता है और ऑक्सीजन को बांध देता है। यहाँ आप इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये ऊतक है। क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कूपिकाओं से रक्त नालियाँ क्या आगे जा रही है, ये नस है और इसके साइड में चारों तरफ ऊतक है। अब क्या है, ऊतक में CO2 अधिक है और यहाँ पे O2 कम है, तो CO2 जाकर क्या होता है, ब्लड से बन जाता है। अब ब्लड आधा आता है इधर कूपिका में, तो जब कूपिका में आता है तो कूपिका में क्या होता है, यहाँ पे CO2 की मात्रा कम रहती है। और अब चूंकि CO2 बंधा रहता है हीमोग्लोबिन में, तो यहाँ पे इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो CO2 चला जाता है कूपिका के अंदर, ठीक है। वही बात वहां पे बता रहा था। यानी फिर से समझ लीजिए, ऊतक में CO2 ज्यादा होता है और रक्त में कम होता है, इसलिए CO2 आकर के रक्त से बन जाता है। फिर जब रक्त कूपिकाओं के पास आता है, तब क्या होता है कि कूपिका में CO2 ज्यादा होता है, ये सॉरी, इसमें जो रक्त वाहिनियां होती है इनमें CO2 ज्यादा होता है, लेकिन कूपिकाओं में CO2 कम होता है। इसलिए यहाँ से रक्त से निकल करके CO2 चला जाता है कूपिका में, और कूपिका के बाद उस CO2 को, शरीर को सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से CO2 कूपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। बस आपको वहां पे उतना ही समझना था। दूसरा चीज समझना है कि इसमें क्या होता है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च होती है और प्लाज्मा में कम होती है। तो ये संभव है, यहाँ पे वो ये प्रक्रिया हो सकती है। देखिए, CO2 और H2O, CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में यह कार्बोनेट आयन भी बना लेता है और हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। ऊतकों में अपचय के कारण CO2 अधिक होने से CO2 रक्त में विस्तृत हो जाती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनाती है। कूपिका में CO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है।
देखिए यही बात बार बार रिपीट कर रहा है, बस आपको वहीं पे समझना था कि ऊतक में CO2 ज्यादा होता है, इसलिए वो आकर के रक्त से बन जाता है, और फिर जब कुपिका के पास आता है तो कुपिका में CO2 की मात्रा कम होती है, ऊतक और जो रक्त में CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसलिए CO2 क्या होता है, रक्त वाहिनियों से CO2 निकल कर कुपिका में चला जाता है, और कुपिका के बाद श्वसन प्रक्रिया द्वारा उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब समझते हैं श्वसन का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मानव में अपने शरीर में ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो मनुष्य में यह क्षमता होती है कि जितना शरीर को आवश्यकता है उस हिसाब से श्वसन करने के लिए। जब शरीर शांत रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, तो श्वसन की दर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब आप कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, उस समय श्वसन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, और यह काम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो तंत्रिका तंत्र द्वारा। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्या होता है, जिधर मेडुला होता है ना, उसमें लय केंद्र है, वही क्या करता है, श्वसन को नियमन करता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत यानी सुधार कर सकता है। इस केंद्र में तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि इसमें तंत्रिका तंत्र में एक लय केंद्र होता है, जो क्या करता है, हमारे श्वसन की प्रक्रियाओं को संभालता है और वह श्वसन की दर को कम या अधिक कर सकता है। हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदनशील होता है। इन आयनों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है। अब ये जो केंद्र होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के लिए संवेदी होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं तो वह क्या करता है, इनके श्वसन की प्रक्रिया का समायोजन कर लेता है, यानी कितनी चाहिए वो एडजस्ट कर लेता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संवेदी सूचनाएं भी CO2 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के परिवर्तित को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन होती है। देखिए श्वसन को कम करना है या ज्यादा करना है, ये सारा कुछ डिसाइड होता है हाइड्रोजन आयन से। हाइड्रोजन आयन के परिवर्तन को लय केंद्र आराम से पहचान सकता है, या कुछ और कार्यवाही जो उसमें धमनियां होती है वो पहचान लेती है हाइड्रोजन आयन की कमी या अधिक को, इसकी सांद्रता को पहचान लेती है और उसी हिसाब से श्वसन के लय को कम या अधिक यानी तेज या स्लो कर सकती है। अगला है श्वसन के विकार यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी श्वसन में कमी से क्या बीमारी हो सकती है। पहला है दमा यानी अस्थमा। दमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। क्या होता है, जब दमा हो जाएगा तब क्या होता है, श्वसनी या फिर श्वसनिकाओं में सूजन हो जाता है, शोथ हो यानी सूजन हो जाता है, फूल जाती है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और घर घर की आवाज आती है। अगला है श्वसनी शोथ। यह श्वसनी की शोथ है जिससे विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन और जलन होता है, जिससे लगातार खांसी आती है। ठीक है, तो क्या होगा, श्वसनी फूल जाएगी तो उसमें जलन भी होगा, सूजन होगा, दर्द होगा और खांसी आती रहती है। अगला है वातस्फीति या एम्फाइसीमा। यह चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाता है और धूम्रपान इसके प्रमुख कारकों में से एक है। अब इसमें क्या होता है, जो कुपिका है ना, वो कुछ कुपिकाएं नष्ट हो जाएंगी। अब जितनी कम कुपिकाएं होंगी श्वसन क्षेत्र उतना ही कम होगा, और ये क्यों होता है, तो धूम्रपान करने से ये होता है। अगला है व्यावसायिक श्वसन रोग। कुछ उद्योगों में विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई पिसाई तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली इन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी कर देती है। अब देखिए जहाँ पे ज्यादा धूल है, गर्दा है, या फिर खेतों में काम करने वाले हैं जो गेहूं का दौरी वगैरह कराते हैं, इस तरह का काम करते हैं, उनमें इतना ना गर्दा जाता है, इतना धूल कण जाते हैं नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से
कि हमारे जो शरीर के अंदर सुरक्षा प्रणाली है, इन कणों को फंसाने की, इन कणों को रोकने की, वो फेल हो जाती है। दीर्घकालीन प्रभाव शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशमयता होती है। इसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। अब ये क्या होता है, ये तत्काल दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस क्षेत्र में, धूल कण वाले क्षेत्र में लोग अगर बहुत दिन तक काम करते हैं तो उनके फेफड़ों को नुकसान हो जाता है, उनमें सूजन हो सकता है या कोई और बीमारी हो सकती है। इसलिए इस तरह के उद्योग में लोगों को काम करने के लिए क्या है, मुखावरण का उपयोग करना चाहिए। मुखावरण यानी मास्क, ठीक है, मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क का उपयोग करेंगे तो वो धूल कण से बच सकते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको यह पूरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।